नेचुरल सेटिंग में कौन होगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा या नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा? मैम नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है किस में ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटल में या नॉन एक्सपेरिमेंटल में? एक्सपेरिमेंटल में। ठीक है। वाई क्वेश्चन किस में आएगा, एक्सपेरिमेंटल में आएगा या नॉन एक्सपेरिमेंटल में आएगा? किसी चीज का आंसर अगर वाई में देना हो तो किस में आएगा, एक्सपेरिमेंटल में आएगा कि नॉन नॉन एक्सपेरिमेंटल में आएगा? एक्सपेरिमेंटल में आएगा। और नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या आएगा, व्हाट आएगा, वाई वाई आएगा? व्हाट आएगा, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं। चलिए आज हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं, आज पहला क्लास लेते हैं इसका, ठीक है। मैम वो टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपका 3 ही था ना, क्या क्या पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में? जो रिसर्च डिजाइन के बारे में बोले ना। हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या क्या, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या चीज था उसमें? एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो आपको 3 चीज बताया गया है ना, और नॉन नॉन एक्सपेरिमेंटल के क्या क्या एग्जाम्पल थे? सर्वे हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड। थ्योरेटिकल स्टडी हो सकता है, रिव्यू स्टडी हो सकता है। ठीक है, और 2 स्टडी था उसमें, कौन कौन से थे? स्टडी, हाँ, केस स्टडी था, और रिलेशन, कोरिलेशन स्टडी। कोरिलेशनल था, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारे जो हमने पढ़े वो रिसर्च डिजाइन में हमारा इतना ही आता है, ठीक है। और नीलू जी आप बताइए, माइक माइक ऑन करके, कौन कौन सा स्टडी था हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में? नॉन एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा स्टडी था हमारा? यस मैम, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। मैम नॉन एक्सपेरिमेंटल में जो हमारी स्टडी थी वो केस स्टडी आ जाती है, सर्वे आ जाता है हम्म। और इस तरह की जो चीजें होती है जो कि क्या बोलते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो होता है ना, जिस पे रिसर्चर का कंट्रोल ज्यादा नहीं होता है, जो व्यक्ति होता है वो खुद से अपना करके देता है, वो इस तरह की सारी चीजें जो इमोशनली भी होती है वो सारे नॉन एक्सपेरिमेंटल में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, आपको बस स्टडी का नाम बताना है, ठीक है ना। और अच्छा, इमोशंस जो है दोनों में आ सकते हैं आपके, ठीक है, इसमें ओके जी, ओके। जस्टिफिकेशन हमें देना होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव ठीक है। एनालिसिस किस में होगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में होगा ज्यादा या एक्सपेरिमेंटल में होगा? मैम एक बार और क्वेश्चन करें। क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस में होगा, जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग यूज करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी मैम, वो एक्सपेरिमेंटल में होगा। एक्सपेरिमेंटल। वो एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में होगा। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी कल के क्लास में, आपका जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ना, वही आपका जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, जो आपको रिसर्च एग्जाम में, जो आपको नेट एग्जाम में आता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ठीक है। मैम क्या बोले अभी? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये बहुत आता है ना एग्जाम में ये वाला, कि ये रिसर्च Yes, के ma'am. बारे में। तो उसके एक्स, लेकिन इसमें तो हम इंटरवेंशन को मैंने मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना। उसमें इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं हो रहा है ना, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का सबसे बड़ा क्या ये है कि उसमें रेंडमाइजेशन नहीं हो रहा है ना। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बेसिस पे ही एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का डिजाइन, मतलब ये इसी डिजाइन में आता है। जैसे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपका सर्वे आता है ना, सर्वे आता है, केस केस स्टडी आता है, ठीक है। उसी तरह आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आता है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज भी बोली थी कि इसमें इंटरनल वैलिडिटी कम रहेगा, हाँ हाँ, तो वो एक्स
हाँ, उसमें भी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी हमारा देखिए जो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो रिसर्च डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जाम्पल में भी वो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। जैसे मान लीजिए कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का क्या था कि उसमें हम वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल सेटिंग में वेरिएबल्स होते हैं, यही था ना जो कोविड अनएम्प्लॉयमेंट का हमने एग्जांपल दिया था। उसी तरह ठीक जो है, आप अगर क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में भी मतलब क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी जाते हैं, तो उसमें जो है आपका रेंडमाइजेशन नहीं हो रहा है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो में भी आपका रेंडमाइजेशन का कोई रोल नहीं होगा, वो उस पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके मैम। मैम हाँ बताइए। जो कोरिलेशनल रिसर्च है, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये दो भी हो सकते हैं। कभी कभी इन सम केस इट मे बी एक्सपेरिमेंटल, इन सम केस इट मे नॉट बी, इट मे बी नॉन एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए क्या होता है कि जब रिलेशनशिप जब दो वेरिएबल में निकलता है तो वो को रिलेशन में होगा। को रिलेशन में भी दो टाइप है आपके, इसको भी समझ लीजिए। अगर दोनों वेरिएबल जैसे कोविड और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं एक साथ घट रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज ऐसे भी है जो एक घटती है तो एक बढ़ती है। ठीक है, तो जी उस रिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। तीसरा होता है नो कोरिलेशन, मतलब कि उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे कि मैं जा रही हूँ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी तीन तरह के होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल तब होगा जब उसमें आप उसमें वेरिएबल खुद, जब आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। एक्सपेरिमेंटल भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जी जी केसेस में जो है ये आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल में ही आता है। ठीक है, जी, अगर मैनिपुलेट कर सकता है रिसर्चर तो आ हाँ जाएगा एक्सपेरिमेंटल में। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अमित जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, लिख के। एक्स पोस्ट फैक्टो, हाँ सही 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 लिखा है आपने कि एक्स पोस्ट फैक्टो कम्स इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम अपना स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें हम। यस मैम। हाँ मैम। हाँ बताइए। मैम अगर जो जैसे क्वेश्चन आएगा कि कोरिलेशन करके अगर जो क्वेश्चन आता है तो उसमें वो बताया रहेगा ना क्वेश्चन में कि ये नेचुरल वे में हो रहा है या फिर हम इसमें वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, ताकि हम बता सकें कि कोरिलेशन डिजाइन। देखिए, जब जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिखा रहता है, उसमें कुछ प्योर नहीं लिखा रहता। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत बारी क्या होता है कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिखा रहता है, तो उसमें आपको प्योर एक्सपेरिमेंटल ही समझना है। ठीक है, उसी तरह अगर कोरिलेशनल लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, तो आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल ही समझना है उसको। कोरिलेशनल टेस्ट होता है जब हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं ना, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन ये टेस्ट निकालते हैं कि दो वेरिएबल में रिलेशंस क्या है, ये टेस्ट है अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें। लेकिन अगर कोरिलेशन दिया हुआ है तो आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ही समझना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, क्योंकि जो ठीक है। मेजोरिटी पार्ट होता है हम उसी को लेके चलते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैट से क्या समझते हैं, क्यों हम क्यों करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? to analyze the data, हाँ जी, to analyze the process the data। हाँ बोलिए बोलिए, क्यों करते हैं हम लोग को स्टैट्स की जरूरत पड़ती क्यों है? किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए नहीं। ठीक है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। बहुत बहुत अच्छा। और कोई? एग्जैक्ट रिजल्ट जो होता है मैम, उसको पता करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। थर्ड पीस होता है ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और रिसर्च में क्यों होता होगा? अगर हम रिसर्च में जो है स्टैट्स यूज कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? मैम कंपैरिजन के लिए बोल सकते हैं।
ठीक है, कंपैरिजन हाइपोथेसिस चेक होगा ना। कंपैरिजन किसके किसके बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी हैं हमारे उन पर। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। हाँ यस जी, मैम, कंट्रोल मैम जो भी Yes. हमारे ग्रुप हैं, कंट्रोल ग्रुप और जो भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और वेरिएबल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं वेरी गुड, उन सब चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी जो भी टेस्ट हम प्री डेटा यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा प्री डेटा है और पोस्ट डेटा है, उसमें कुछ वैल्यू, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया कि नहीं आया योगा देने के बाद, ठीक है? या जो है, जो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया आप सबने, ठीक है? तो इन सब चीजों के लिए हम जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट भी दो तरह के हैं, ठीक है? अगर हम रिसर्च की बात करें तो यहाँ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट दो प्रकार की है। दो प्रकार की कौन कौन सी है? एक है आपके डिस्क्रिप्टिव, एक है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? ये दो तरह के स्टैट्स है आपके रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हमारा डेटा क्या है? रॉ है, क्वालिटेटिव, ठीक है? रॉ डेटा है। तो रॉ डेटा को हम क्या करते हैं, उसको एक टेबल बनाते हैं कि क्लास 8 का ये डेटा है, क्लास 9 का ये डेटा है, एंजाइटी का ये डेटा है। मतलब इस तरह से जो रॉ डेटा है, ठीक है, उसको हम प्रोसेस करते हैं, क्योंकि रॉ डेटा से तो एनालिसिस होगा नहीं। उसको एक्सेल सीट में डालते हैं कि क्लास 8 के डेटा में जो है लड़कों का इतना आया है, लड़की का इतना आया है, ये एंजाइटी लेवल है, ये उसका जो है डिप्रेशन लेवल है, ये योगा के पहले का है, ये योगा के बाद देने का है, ये प्री डेटा, ये पोस्ट डेटा। इस तरह करके जो रॉ डेटा है उसको हम क्या करते हैं, एक फाइनल डेटा बनाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? उसके बाद हम जो है आपका उसमें मीन मीडियन मोड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आपका रिसर्च का टेस्ट होता है, ठीक है? आपका रिसर्च का टेस्ट होता है तो पहले एक टेबल बनाते हैं ना। अब मुझे उसमें देखना है कि सबसे कम नंबर, जो लोएस्ट नंबर है, वो कितने बच्चों को आया, ठीक है? मान लीजिए लोएस्ट नंबर 2 था या 4 था, तो 4 कितने बच्चों को आया मीन वैल्यू, और जो है अधिकतर बच्चों को कितना कितना आया, एवरेज बच्चों ने कितना लेके आए, और मैक्सिमम बच्चों को मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, मतलब वो जैसे कि मान लीजिए 20 आउट ऑफ 20 कितने बच्चों को आए, ठीक है? ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या, इसमें क्या क्या आता है कि ये सिर्फ डेटा पे काम करता है, कि जो रॉ डेटा को ये प्रोसेस करता है उसका मीन मीडियन मोड जो है हम डिस्क्रिप्टिव डेटा में निकालते हैं। मीन मीडियन मोड निकालने से हम लोग को समझ में आ जाता है कि हमारा जो है डेटा कैसा है, क्या हुआ डेटा के अंदर, जो भी हम रिजल्ट लेकर के आए हैं, ठीक है, उसका मीन वैल्यू क्या है, मोड वैल्यू क्या है, ठीक है? ये सारी चीजें हमें पता लगती है। लेकिन रिसर्च का एक कम और भी है, ठीक है, कि आपने एक छोटे सैंपल पे काम किया है, उस छोटे सैंपल के काम को हम लोग को पॉपुलेशन पे वो आएगा या नहीं आएगा, वो पूरे पॉपुलेशन पे फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, ठीक है? जिसको हम लोग एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। आपने जैसे हाइपोथेसिस किया, जैसे मान लीजिए आप एक मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपके मॉड्यूल का हाइपोथेसिस क्या होगा? जब आपको हाइपोथेसिस लिखना होगा, अगर आप डायबिटिक के लिए कोई मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, तो आपका हाइपोथेसिस क्या होगा? आप डायबिटीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका हाइपोथेसिस क्या होगा? मैम कि योग इस पे काम करेगा। कि हम मेरा मैनेजमेंट हाँ, मेरी योगिक प्रैक्टिस योगा मॉड्यूल हाँ जी डायबिटीज पेशेंट पे काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी तो ये हम है। उसका आंसर देते हैं, वो हम देते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे, क्योंकि हम तो एक छोटे सैंपल पे काम कर रहे हैं ना। जैसे हम मान लीजिए 10 लोगों पे काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन है 100, ठीक है? तो उस 10 लोगों के सैंपलिंग पे, उस 10 लोगों के ऊपर जो हमने काम किया है, वो हमारे पॉपुलेशन पे काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? जितने भी इंडिया में डायबिटिक लोग हैं उन पे वो मॉड्यूल काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी भी टेस्टिंग होती है। आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होता है। तो मीन मीडियन मोड, ये जो टेबुलेशन का जितना भी रॉ डेटा को जो है वो मेन डेटा में करने का जो काम होता है, ठीक है, उसको जो है हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और जो हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं उसकी टेस्टिंग होती है, मतलब जब हम अपने रिसर्च को जनरलाइज करते हैं,
ठीक है, क्योंकि हम रिसर्च एक छोटे से सैंपल पे कर रहे हैं और हमको जनरलाइज पूरे पॉपुलेशन पे करना है। ठीक है, तो उसकी भी टेस्टिंग होती है कि ये पूरे पॉपुलेशन पे जब हम जनरलाइज करेंगे तो ये जनरलाइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस तो मेरा यही है ना, रिसर्च क्वेश्चन तो यही है कि क्या मेरा योगा मॉड्यूल डायबिटीज पेशेंट पे काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये भी टेस्टिंग होती है। तो ये टेस्टिंग को हम लोग इन्फ्रेंसेस निकालना, ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जिसमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव में मीन मीडियन मोड आता है, ठीक उसी तरह आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हम लोग दो तरह से निकालते हैं, एक एस्टिमेशन करके और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा के। हाइपोथेसिस टेस्ट होता है हमारा कि वो पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज होगा कि नहीं होगा। आया समझ में इन दोनों में फर्क क्या है, डिस्क्रिप्टिव में और इन्फरेंशियल में? यह डिस्क्रिप्टिव इन्फ्लुएंशियल का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ समझने का, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। एग्जिट पोल देखा है आप लोगों ने, इलेक्शन के पहले होता है, यस मैम। ठीक है, तो अब हम एग्जिट पोल में जो है, हम जब पूरा डेटा ले लिए, 100 लोगों से डेटा ले लिए, ठीक है, और 29 स्टेट से हमने डेटा ले लिया, या मान लीजिए पार्टिकुलरली हमने एक ही स्टेट से डेटा लिया, ठीक है, तो जो हमने डेटा लिया, डेटा को जो है हमने फ्रेश किया, उसके बाद उसको कंप्लीट किया, उसका मीन मीडियन मोड निकाला, वो सब किस में आ गया? डिस्क्रिप्टिव डेटा में आ गया, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ गया। इन्फरेंशियल क्या हुआ कि उस छोटे से सैंपल से हमने ये पता लगा लिया, उस एग्जिट पोल से ये पता चला कि बीजेपी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, ऐसा ही होता है ना। एग्जिट पोल जब आता है इलेक्शन के पहले, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे न्यूज वाले पूरा बोलना शुरू कर देते हैं कि हमने एग्जिट पोल, वो एग्जिट पोल भी तो सर्वे है ना, यस मैम। वो भी तो रिसर्च ही कर रहे हैं ना, एक सर्वे ले रहे हैं सब लोगों से कि आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया आपने, तो जो उसका टेबुलेशन और सारा काम हुआ वो डिस्क्रिप्टिव में आ गया। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आया कि इतने लोगों को, जो हमारा हाइपोथेसिस था कि जीतेगा कौन, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि न्यूज वाले ने कहा कि हमने एग्जिट पोल किया और एग्जिट पोल करने से हमें ये पता चला कि बीजेपी जीतेगी, ठीक है। तो जब हम पूरे पॉपुलेशन पे जो है, एक छोटे से सैंपल से जो है हम पूरे पॉपुलेशन पे जब उसको जनरलाइज कर रहे हैं, तो वो हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। आया समझ में? ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम क्या है फाइनल क्या रिजल्ट पे hypothesis पहुंच जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं मतलब। हाँ देखिए, पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव पे काम करते हैं, फिर हमको ये जनरलाइजेशन के लिए है, ये जो इन्फ्लुएंशियल होता है ना, कि क्योंकि आपने एक छोटे से सैंपल पे काम किया है, ठीक है, वो पॉपुलेशन, जैसे कोविड वैक्सीन बना होगा तो उन्होंने इकट्ठा तो पॉपुलेशन पे नहीं काम किया ना, ऐसा नहीं होता रिसर्च में। जब आप एक छोटे से सैंपल पे काम करते हैं तो उसमें भी टेस्टिंग होती है कि उस पॉपुलेशन पे जो है वो कितना इफेक्टिव होगा, वो भी हम रिसर्च में टेस्ट लगा के, वो पॉपुलेशन पे जब हम जनरलाइज करते हैं ना अपने रिसर्च को, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो छोटे से सैंपल पे कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जर्नल हो गया, फिर ये जर्नल में चला गया। मैं, आप फिर से बोलिएगा क्वेश्चन। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले हम पर्टिकुलर पर्सन्स पे करते हैं, फिर हम उसको पर्टिकुलर टू जर्नल हो जाता है, फिर वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। नहीं देखिए, मैं, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर और जनरल, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इस तरह का कोई बात नहीं कर रहे हैं हम। जब आप रिसर्च करते हैं तो क्या आप पूरे पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं? नो मैम, नहीं करते, आप छोटे से सैंपल पे कर रहे होते हैं ना, जी जी, ठीक है। अब उस छोटे से सैंपल पे जो ना आपने रिसर्च किया, जो आपका रिजल्ट आया, वो पूरे सैंपल, वो पूरे पॉपुलेशन पे काम करेगा या ना कर, नहीं करेगा, उसकी भी टेस्टिंग होती है, जी ठीक है। तो यहाँ पे जो सैंपल से जो हम चीजें निकाल के लाए हैं, जो भी हमें अपने रिसर्च से पता चला है, वो हमारे पॉपुलेशन पे काम करेगा या नहीं करेगा, वो जनरलाइज होगा या नहीं होगा, उसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से निकालते हैं, ठीक है। जी। तो ये हुआ यहाँ पे। हाँ बताइए। इसका टाइप दो था ना, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एक आपने क्या बोला था? एस्टिमेशन। जो हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एस्टिमेशन और एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये दो ही तरीका होता है हमारे रिसर्च को जनरलाइज करने का,
तो पॉपुलेशन। मैम एस्टिमेशन में क्या होता है ये, मतलब इसमें क्या करते हैं ये? एस्टिमेशन में देखिए क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी आगे। अभी अभी बस इतना समझिए कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल क्या होता है, इतना समझिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि सबको समझाते हुए चलना है ना। ठीक है। मैम तो इसको पायलट स्टडी भी बोल सकते हैं क्या, किसको? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को? नहीं नहीं, ये देखिए स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ स्टडी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम पहुंचे हैं क्योंकि हमने, हमारा सारा काम हो गया है, फेज 2 कंप्लीट हो गया, अब हम फेज 3 में आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ रिसर्च हमारा जो है, रिसर्च स्टेप्स पढ़ा था ना हमने, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज हम लोग कब कब करते थे? फेज 3 में करते थे ना। यस यस तो मेरा फेज 1 हो गया है, प्लानिंग हो गया है। फेज 2 क्या था? डाटा डेटा कलेक्शन भी हो गया है, पायलट स्टडी हुआ या मेन स्टडी हुआ, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुआ, सर्वे, सब कुछ हो गया है यहाँ पे। हम अब डेटा लेके बैठे हुए हैं, अब डेटा भी आ गया है मेरे पास। ठीक है। तो इसको मैम हम, जैसे कि अभी हम लोग ने छोटे मतलब पायलट स्टडी कर लिया है और अभी हम उसको आप बोल रहे हैं कि सेकंड टेस्टिंग होगा जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगेगा। तो अगर उस पे वो काम नहीं किया, मतलब पायलट स्टडी में तो वो सक्सेसफुल हो गया लेकिन इस पे नहीं, तो फिर वो जनरलाइज नहीं होगा ना। नहीं देखिए इसका अभी देखिए आप लोग इतना दूर तक मत सोचिए, जितना मैं समझा रही हूँ उतना ही समझिए। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बस मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क है। ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं और इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, इतना ही समझिए। अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, धीरे धीरे करके अभी सब कुछ कंप्लीट करना है हम लोग को। इतना समझ में आ गया ना कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल क्या होता है? हाँ बताइए। जो इन्फरेंशियल है, क्या वो सैंपल जो हम डेटा लिए है उसका प्रोसेसिंग करके जो कंक्लूजन आया है उसको हाँ हाँ, इन्फरेंशियल बोलेंगे, या वही डेटा सैंपल को, जो हाँ हाँ हाँ, बताइए सैंपल बताइए। का जो आउटपुट आया है वो क्या हम्म, एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन के बारे में बिल्कुल एक्चुअली ट्रू? बिल्कुल। इसका जो डेटा आया है, इसी डेटा के बेसिस पे फिर से टेस्टिंग होती है और फिर हम पता करते हैं कि ये जनरलाइज होगा कि नहीं होगा। तो किसको बोलेंगे, वो सैंपल का स्टडी का आउटपुट को बोलेंगे ना, कंपैरिजन के बाद जो आया? सैंपल की स्टडी के आउटपुट को? जी, नहीं जो देखिए, कंक्लूजन आया। देखिए हमारे पास डेटा आ गया ना। जी ठीक है, डेटा आपके पास आ गया कि डायबिटीज पे अगर हम मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास डेटा आ गया सबका, जो जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको भी हमने नापा था, सब डेटा आ गया हमारे पास। फिर उस डेटा से हम क्या निकाल रहे हैं? उसका निकाल रहे हैं कि उसमें कितने लोगों का जो है रिजल्ट एवरेज में आया है, कितने जी लोगों का जो है अंडर एवरेज में आया है, कितने का ओवर एवरेज में आया है। ठीक है, तो ये हमको कौन कौन बता रहा है? डिस्क्रिप्टिव स्टडी बता रहा है। डिस्क्रिप्टिव। और इन्फ्रेंशियल स्टडी स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोग टेस्ट लगा रहे, जो एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का तरीका होता है, उस तरीका से हम बता रहे हैं कि वो हमारा जो है पॉपुलेशन पे, क्योंकि हमने एक सैंपल पे स्टडी किया है ना, पूरे पॉपुलेशन पे तो स्टडी नहीं हुआ है, तो वो पूरे पॉपुलेशन पे वैलिड होगा या नहीं होगा, उसको पता करने के लिए हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। जी जी, वो फाइनल कंक्लूजन आ गया इन्फ्रेंशियल बिल्कुल स्टडीज। बिल्कुल, क्योंकि हमारे रिसर्च का क्या है, मोटो तो यही है ना कि हम एक छोटे सैंपल पे काम कर रहे हैं, ताकि हम पूरे पॉपुलेशन पे, जैसे कोविड वैक्सीनेशन बना तो उन्होंने एक छोटे सैंपल पे काम किया होगा ना, फिर यही इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगा के उन्होंने पता किया होगा कि ये पूरे पॉपुलेशन पे काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ होगा ना उसमें भी, जी क्योंकि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव से पता लगा के हम नहीं कर सकते ना कौन है अंडर, उससे तो हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में पता चल रहा है, लेकिन उससे उससे हम सॉरी उससे हमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हमें डेटा के बारे में पता चल रहा है, लेकिन वो हमारे पॉपुलेशन पे काम करेगा या नहीं करेगा, वो हमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताता है। ठीक है, चलिए अब इतना है, आगे अभी बढ़ते हैं, अभी और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं, टूल्स टू समराइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। वही जो हमने डिस्कस किया कि आपके पास रॉ डेटा होता है, ठीक है, फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आगे काम करने के लिए उसको जो है हम लोग रॉ डेटा को फिनिश डेटा बना के उसके बाद फिर उस पर काम करते हैं।
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस दैट डिस्क्राइब द सैंपल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है आपको आपके सैंपल के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सैंपल। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो है आपका आपको अगर अपने जो है जो इंफॉर्मेशन हमें सैंपल से मिला है, इस इंफॉर्मेशन को जो है हम अपने पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज समझिएगा, जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड आता है वो सैंपल के लिए यूज होता है, और जब भी पैरामीटर आएगा वो पॉपुलेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड आएगा आपके सामने तो ध्यान रखिएगा वो आपके सैंपल को डिनोट कर रहा है। याद करने का तरीका है कि एस से आपका सैंपल होता है, एस से आपका स्टैटिस्टिक्स भी होता है, ठीक है। और पी से आपका पॉपुलेशन होता है, पी से आपका पैरामीटर होता है। तो जहां पैरामीटर लिखा होगा, ठीक है, वो आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां स्टैटिस्टिक्स लिखा होगा वो आपको वो जो है सॉरी जहां सैंपल लिखा होगा वो आपके स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सैंपल और पैरामीटर दो चीज है। अगर सैंपल होगा तो किस चीज को करेगा रिप्रेजेंट? स्टैटिस्टिक्स को। और अगर पैरामीटर होगा तो पॉपुलेशन, ठीक है। पता है ना सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस पता है ना? कोई भी एक माइक को अनम्यूट करके बताइए कि सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। मैम कोई भी स्टडी करेंगे तो वो पूरे पॉपुलेशन पे हम नहीं कर सकते, इसलिए हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे, उस पे होगा, और फिर वो सब पे लागू होगा या नहीं वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो सैंपल जहां भी सैंपल वर्ड होगा वो स्टैटिस्टिक्स के लिए होगा, और जहां भी पैरामीटर होगा वो पॉपुलेशन के लिए होगा, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? अगर हम मीन मीडियन मोड का जो भी काम होता है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है, ठीक है। रेंज, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम लोग सब बात करेंगे, सबके बारे में आराम आराम से पढ़ेंगे अभी। अच्छा, मीन क्या होता है? एवरेज होगा। एवरेज वैल्यू होता है। कैसे निकालते हैं मीन? मैम टोटल जो मैम भी टोटल है एक्स उसको अपॉन करते हैं एन। और नंबर ऑफ जो भी रहेगा पॉपुलेशन एन नंबर से उससे डिवाइड डिवाइड करते हैं। ठीक है। देखिए ये मीन निकालने का फॉर्मूला है कि मीन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मीन क्या है हमारा? सम ऑफ ऑल वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। जैसे क्या है एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 का अगर हम लोग को मीन निकालना है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि ये 5 डिजिट्स है तो हम क्या करेंगे, पहले सबको प्लस कर लेंगे, और ये 5 डिजिट्स है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। ऐसा ही होता है, यस मैम। ठीक है। मीन क्या है? मीन इज द मोस्ट ऑफन यूज मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मीन आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको अभी रहने दीजिए इस पॉइंट को, बस ये समझिए मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं? मिड मैम वैल्यू मिडिल निकालते हैं उसमें में भी शायद मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। असेंडिंग, हाँ मिड वैल्यू होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखेंगे और फिर अच्छा मान लीजिए यहाँ तो हमारा डेटा 1 2 3 4 5, ये इवन है ऑड है? मैम ऑड। ऑड, ठीक है। तो ऑड में तो जो है ये कैसे निकालेंगे हम? इसका मीडियन कैसे आएगा? 3 होगा ना। प्लस 1 करके बना देते हैं ना उसको। कोई भी एक अनम्यूट करके बताइए कि ये अगर ये तो आपका जो है ऑड है, ठीक है, ऑड वैल्यू है, तो हम इसको क्या किए कि पहले इसको ऑर्डर में लेके आए, जो सबसे छोटा था उसको सबसे पहले लिखे, ठीक है, और जो बीच वाला था फिर वो हमारा जो है मीडियन वैल्यू हो गया। लेकिन अगर यहाँ इवन वैल्यू होता, ठीक है, ये तो जो है 5 वैल्यू था तो 20 से एक निकाल लिए, आराम से आ गया आपका। लेकिन अगर इवन वैल्यू होता तो क्या होता? मैम जो फिर दो नंबर्स होते हैं ना उनको प्लस करके फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। वेरी गुड। अगर यहाँ पे इवन वैल्यू रहता तो 2 नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद जो नंबर आता उसके बाद उसको जो है हम लिख करके फिर हम देखते हैं, ठीक है।
ये मीडियन निकालने का तरीका है। मिडिल वैल्यू, ठीक है, कि यहाँ पे 1, 23, 3, 5, 4 दिया हुआ है और उसके बाद फिर इसको जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में, ये क्या है, असेंडिंग है डिसेंडिंग है? 1, 3, 4, 5, 23 क्या है? असेंडिंग। Ascending है, ठीक है। तो 1, 3, 4, 5, 23 इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया, उसके बाद फिर जो है क्योंकि हमें मिडिल वैल्यू निकालना है तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो मिडिल वैल्यू हमारा बीच में 4 आ रहा है, तो यहाँ मीडियन 4 हो गया, ठीक है। मोड क्या होता है? The item having highest frequency. हाँ जी, जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो मतलब कितनी बार जो ज्यादा बार हो रहा है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, उसको जो है हम लोग मोड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 5, 4, 2 है, तो 2 यहाँ 1 एक ही बार आ रहा है, 3 भी 1 टाइम ही आ रहा है, 5 भी 1 टाइम ही आ रहा है, 4 भी 1 टाइम ही आ रहा है, लेकिन 2 कितने बार आ रहा है? 2 3 टाइम्स आ रहा है ना? तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो है 2, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? 2, तो इसीलिए मोड भी यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो मीन से हम एवरेज निकालते हैं, मीडियन से हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं, और मोड से जो चीज बार बार हो रहा है, ठीक है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमारा मोड हो गया। और ये कौन से स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 23 और मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। तो 23 माइनस, तो इसका रेंज क्या होगा? 22। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 23 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये इसका रेंज जो है 22 आ जाएगा। मैम ये मोड के बाद दूसरी कोई स्लाइड लगा रखी है आपने? हाँ, ये मोड के बाद रेंज है ये। हाँ अभी आया मैम, अभी वो मोड ही दिख रहा था मुझे। अच्छा, अभी रेंज आ रहा है, सबको स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये सब समझ में आ रहा है ना? मीन, मीडियन, मोड, रेंज समझ में आ रहा है ना? ये मैम रेंज मोड क्या वाला बताया, थोड़ा एक शो बार फिर करेंगे? से बताइए। मोड वाला जी प्रेजेंट फिर से हो गया मैम, थैंक यू। हो गया। हाँ, हाँ रेंज का क्या बताया था मैम आपने? रेंज का मैंने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, 1 है, 23 है, 3 है, 5 है, 4 है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 23। मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। तो रेंज निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू 23 माइनस मिनिमम वैल्यू 1, तो 23 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, जब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारा रेंज आता है, ठीक है। मैम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आइटम्स 22 तक वैरी हुआ है, मतलब रेंज है आइटम का, देखिए आइटम्स अभी ना, बस अभी थोड़ा समझिए, अभी जितना समझा रही हूँ उतना समझिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगी मैं आपको, जी। ठीक है। अभी बस रेंज का फॉर्मूला जानिए कि रेंज निकालते कैसे हैं, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जी। अच्छा, ये बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये समझ में आता है? तो फिर मैं मतलब बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, फिर अगर नहीं आता है तो नहीं फटाफट आता, मुझसे बताइए मैम, पता नहीं है। मैम बेसिक से ठीक है, बताइए। चलिए एक बेसिक से मिनट, बताइए। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं बता देती हूँ। स्लाइड विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्लास है, ठीक है, आपके क्लास में
हाइट हम देखते हैं कि हाइट सबकी कितनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक हाइट ये है, ठीक है, बस इसको हाइट मान लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाऊंगी मैं अभी। तो अगर इसका मीन वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो मीन वैल्यू समहाउ कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। अगर हम इसका मीन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो मीन वैल्यू क्या हो गया कि ये जो हमारा, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं हम, एक है मेरा ए, एक है मेरा बी, एक है मेरा सी, ये है मेरा डी, ठीक है, ये है ई। अब देखिए, अब मुझे फटाफट कोई निकाल के बताइए कि 1 2 3 4 5 का मीन वैल्यू कितना होगा। इसका हाइट है 1, इसका हाइट है 2, इसका हाइट है 3, इसका हाइट है 4, इसका हाइट है 5। तो इसका मीन वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? 3 होगा मैम। 3 होगा मीन वैल्यू, पक्का? यस मैम, टोटल 15 बनता है डिवाइडेड बाय 5। फिर मैम 5 से डिवाइड कर। ठीक है, चलिए इतना सबको समझ में आया कि मीन कैसे निकाले हम लोग, कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा 15/5 आया, 5 आया, तो क्या हो गया हमारा मीन वैल्यू? 3 हो गया। अब देखिए डेविएशन क्या होता है। अब किसी का हाइट 1 था, किसी का हाइट 2 था, किसी का 3 था, किसी का 4 था, किसी का 5 था, और एवरेज वैल्यू कितना आया मेरा? 3 आया। 3 आया मैम। ठीक है, तो लेकिन ये थोड़ा कम हो रहा है और इधर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, यही हो रहा है ना, कि 1 जो है 3 से कम हो रहा है, 3 से कम हो रहा है 2 भी, 3 से ज्यादा हो रहा है 4, और 3 से ज्यादा हो रहा है 5। ऐसा ही हो रहा है ना, इस तरफ 4 5 प्लस हो रहा है और इधर 1 2 माइनस हो रहा है 3 से, अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो ये जो थोड़ा सा मतलब मीन वैल्यू निकालने के बाद भी डेविएशन हो रहा है ना, किसी का कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, डेविएशन है ना जी। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, कि मीन वैल्यू निकालने के बाद जो है आपका कितना डेटा डेविएट कर रहा है। डेविएशन का मतलब होता है कितना कम हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे डेटा निकालते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ए और बी का हाइट कम है और डी और ई का हाइट जो है ज्यादा है, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ज्यादा है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन किससे कंपैरिजन करके निकाल रहे हैं? किससे कंपैरिजन करके निकाल रहे हैं? मीन से। मीन से। ठीक है, आंसर में इतना लेट क्यों हो जा रहा है? अच्छा चलिए, तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि हमने एवरेज तो निकाल लिया, लेकिन एवरेज निकालने के बाद भी तो हमारा डेटा डेविएट हो रहा है ना, ज्यादा और कम हो रहा है ना, इसी को हम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यही है हमारा। तो जब हम किसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें डेविएशन मतलब उसमें जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से वो कितना डेविएट, कितना कम है और कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आया समझ में डेविएशन क्या होता है? यस मैम। कोई भी ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो? मैम बोथ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन सेम पर्पज से है, जो डेविएशन कैसा कितना है मीन से नहीं नहीं, वो बोलते अभी हैं। आपको मैं सिर्फ मीन पढ़ा रही हूँ, मीन डेविएशन नहीं पढ़ा रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पढ़ा रही हूँ। तो मीन जी। जो है हमारा, मीन जो है हमारा अगर 3 आता है, मान लीजिए कि अगर आपने रिसर्च का एग्जाम दिया, तो आपका एवरेज स्कोर का किससे निकलेगा? मीन से निकलेगा। लेकिन कितने जी। बच्चे को कम आया और कितने बच्चे को, किसी बच्चे को लोएस्ट आया होगा, किसी को हाईएस्ट आया होगा। किसी का भी डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता है ना,
चाहे आप हाइट निकालिए, आप लोग यहाँ 50 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोग के डेटा में कंसिस्टेंसी है? अगर मैं हाइट भी निकालूंगी तो किस मीन वैल्यू से किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। अगर मैं आपका वेट भी निकालूंगी 50 लोगों का, तो किसी का डेटा जो है एवरेज से कम होगा, एवरेज से ज्यादा होगा। अगर मैं बीपी भी नापूंगी तो किसी का नॉर्मल से कम होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा। डेटा क्या है, हम लोग की हर चीज में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी नहीं है डेटा में, ठीक है। तो इसीलिए तो हमारा जो है हम एवरेज निकालते हैं, फिर एवरेज से जो है हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग नेट जेआरएफ भी निकालते हैं, तो जेआरएफ वाले बच्चे किस तरफ आएंगे? प्लस वाले साइड आएंगे ना। जी यस मैम, वो मीन से मैम एक बार ज्यादा। और वो कर दीजिए, मुझे ना नेटवर्क इश्यू हो गया था तो फिर लेफ्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अभी आपको बता रही थी कि डेविएशन क्या होता है, डेटा में डेविएशन क्या होता है। डेटा हमेशा एक तरह का नहीं होता है, कुछ डेटा ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, और उसका हम एवरेज निकाल के फिर देखते हैं, ठीक है। एवरेज निकाल के देखते हैं, उसका मीन वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कौन सा डेटा हमारा ज्यादा है, कौन सा कम है, ठीक है। ये हमने माइनस जो है सिंबल दिया हुआ है, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, कि आपका डेटा एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। आपके पास कोई भी डेटा होगा तो पॉसिबल है कि वो इस तरह से हो? नो पॉसिबल नहीं है ना। कभी भी डेटा आपका सीधा नहीं होता है, या नहीं तो जो है ये इधर एक जो है आपका एवरेज आएगा, मीन आएगा, जो ये बीच का होता है, ठीक है। एक आपका माइनस में होगा, एक आपका प्लस में होगा। अगर आप टेस्ट भी देते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होता है? कुछ बच्चों का लोएस्ट आता है, कुछ बच्चे का हाईएस्ट आता है, कुछ बच्चे एवरेज बीच में होते हैं। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि जो है आप लोग का हाइट कितना है, तो कुछ बच्चों का हाइट बहुत कम होगा, कुछ बच्चों का एवरेज में होगा, और कुछ बच्चे जो है प्लस में होंगे, हाइट ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कभी भी डेटा आपका सीधा नहीं जाता है, ठीक है। डेटा कभी भी सीधा नहीं जाता है, उसका हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं, और जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जो हम मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटा कैसा है, और एक्स बार हमेशा ये बीच में होता है। मीन जो है हमारा, जो भी हमारा ये है, इसको हम एक्स बार से बनाते हैं। एक्स बार जो एवरेज वैल्यू होता है वो हमेशा बीच में होता है, ठीक है। माइनस वैल्यू हमारा इस तरफ होता है, और प्लस वैल्यू हमारा इस तरफ होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हुआ कि कुछ मीन वैल्यू से आपका डेटा कितना डेविएट कर रहा है, क्योंकि मीन वैल्यू तो हमने निकाल लिया कि एवरेज वैल्यू मेरा ये है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारे डेटा में डेविएशन कितना है, हो सकता है कि मैंने 1 2 3 4 5 ये निकाला हो सकता है कि यहाँ पे 10 आ जाए, तो डेटा तो बिल्कुल ऐसे भागेगा आपका, इस तरफ भागेगा ना। समझ रहे डेविएशन क्या होता है? इतना समझ में आया सबको कि मीन वैल्यू से हम डेविएशन निकाल रहे हैं। यस मैम, मीन से ऐसा ज्यादा बोल होगा सकते हैं हम्म तो प्लस में आएगा। आइटम्स मेन से कितना डिस्टेंस में है ये शो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, कि जी उसमें डेटा में डेविएशन कितना है आपका, ठीक है। आप जो डेटा लेके आए हैं उसमें डेविएशन कितना है। तो इस तरह ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास 5 डेटा होता है, हम तो 100 200 डेटा, अगर मान लीजिए कि अगर आप प्री पोस्ट डेटा ही लिया है आप लोगों ने, अगर 100 लोगों का भी लिया है तो वो तो 200 डेटा हो गया, क्योंकि 100 लोगों का आपने एक बार प्री में लिया और एक बार पोस्ट में लिया, तो डेटा कितना हो गया? 100। 200 हो गया। 200 प्लस 100, प्री का 100 डेटा और पोस्ट का 100 डेटा, तो 200 डेटा में ऐसा भी तो होगा ना कि डेटा जो है बहुत, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इतना सिमिलरिटी होगा 1 2 3 4 इस तरह करके। हो सकता है किसी किसी के डेटा में कुछ ऐसा भी नंबर आ गया हो जो बहुत दूर का हो, इसी को आउटलायर्स बोलते हैं हम लोग। चलिए वो सब आप हम लोग मत समझिए, उतना नहीं आता है आपके नेट एग्जामिनेशन में, बस मैं ये समझाना चाहती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका, ठीक है। मैम हाँ बताइए। मैम ये मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों अलग हैं क्या? मैं मीन डेविएशन तो बोली ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ मीन बोल रही हूँ आपको कि मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से,
मीन ओके डेविएशन अभी कोई वर्ड ही नहीं आया है अभी, सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है मैम। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग जो है एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ओके मैम। जी मैम। ये अगर हम पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, सॉरी, ये अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे कर रहे हैं, सैंपल पे कर रहे हैं, तो ये एक्स बार, और देखिए ये एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं आता है, मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि हम 2 बार काम करते हैं, एक बार अपने सैंपल के ऊपर काम कर रहे हैं और एक बार पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम स्टैटिस्टिक्स, जब हम सैंपल पे काम कर रहे होते हैं तो मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर यही काम अगर हम जो है पॉपुलेशन पे करेंगे तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू एक ग्रीक लैटिन वर्ड होता है जिसको म्यू बोलते हैं, MEW, म्यू, इसको म्यू हम डब्लू जैसा लिखते हैं मैम शायद, क्या? नहीं, यू की तरह ही लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे बस ऐसे है, इसी को हम म्यू म्यू बोलते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा ऐसे लिखते हैं, एक जीरो बना के इसका बस एक पूछ निकाल दीजिए, ये सिग्मा हो गया। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन पे काम कर रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है हम सिग्मा लिखते हैं। ठीक है, एस किस पे बताया मैम आपने? स्टैंडर्ड डेविएशन ये सैंपल के ऊपर हुआ, एस। और ये यू वाला जो बताया वो उसको क्या बोलते हैं और किस पर होता है? ये हो गया आपका म्यू, MEW, ग्रीक लैटिन वर्ड से बना हुआ वर्ड है ये सब। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू हम बोलते हैं जब हम पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं, और जब हम सैंपल, ये मीन है हमारा। ठीक है, जब पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं तो म्यू म्यू बोलते हैं मीन को, और जब हम सैंपल के ऊपर काम करते हैं तो एक्स बार बोलते हैं मीन को। ठीक है, एक्स बार और म्यू मीन के लिए ही आता है, लेकिन सैंपल के लिए हम एक्स बार यूज करते हैं और पॉपुलेशन के लिए हम म्यू यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह हम जो है यहाँ पे अगर पॉपुलेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारा सैंपल के लिए एस आता है और पॉपुलेशन के लिए सिग्मा आता है। दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, एस और सिग्मा, बस फर्क इतना है कि एस सैंपल के लिए आ रहा है और पॉपुलेशन के लिए सिग्मा आ रहा है। ठीक है, जी मैम। ठीक है, आप समझ में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? जी, डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम मीन। डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम मीन, तो वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। वो डेविएशन आपका क्या है, माइनस में भी है, प्लस में भी है, कि मतलब आपके सैंपल, आपके जो MDY की जो हाइट है उसमें कितना डेविएशन है। ये तो हम लोग को मीन पता चला कि मैक्सिमम कितने लोग, मतलब मैक्सिमम लोग जो हाइट के हैं वो 3 है। ठीक है, लेकिन डेविएशन कितना है वो भी हमें पता करना होता है कि आपके डेटा कितना डेविएट कर रहा है अपने मीन पोजीशन से, मिडिल पोजीशन से। ठीक है, चलिए ये स्लाइड हटा के कहाँ गए हम लोग। तो देखिए, आपको इतना नहीं जानना है, बस आपको मुझे बताना था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड एग्जाम में आता है तो उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। फॉर्मूला वगैरह सब नहीं पूछा जाता है, और बस ये वर्ड लेकिन आपका एग्जाम में आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछते हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें बस यही है कि अच्छा, यहाँ पे एक्स बार लिखा हुआ है, तो ये सैंपल के लिए है या पॉपुलेशन के लिए है? ये मीन सैंपल के लिए मैम। सैंपल के लिए है। ठीक है, और इसको समेशन, चलिए ये सब मत पढ़िए, आपको ये सब नेट एग्जाम के लिए नहीं है, बहुत डेप्थ में हो जाएगा फिर। देखिए, एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन भी मैं आपको बता ही देती हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए, 2 तरह का एस्टिमेशन होता है। ठीक है,
एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन किस में यूज होता है, कौन से स्टैटिस्टिक्स में होता है यूज? इन्फरेंशियल में होता है, डिस्क्रिप्टिव में होता है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में होता है, ठीक है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक किस लिए यूज करते हैं हम? इन्फरेंशियल जो भी हम बता रहे जनरलाइज करने के लिए। हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आंसर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका आंसर। मान लीजिए कि MDY का मुझे हाइट पता करना है कि कितने लोगों की हाइट क्या है, ठीक है। तो मुझे A का हाइट पता है, B का हाइट पता है, C का हाइट पता है, D का हाइट पता है, E का हाइट पता है। 5 लोग हैं MDY में और मुझे इन सबका हाइट पता है, ठीक है। और मुझे जो है अब एस्टिमेशन निकालना है। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। ये इनकी हाइट है जो नंबर्स में दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी जो है हाइट दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसको मैं 1 2 करके ही लिखती हूँ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये भी जो है आपका हाइट है। अब मुझे एस्टिमेट, देखिए एक एस्टिमेशन वर्ड होता है रिसर्च में कि मुझे अब एस्टिमेट करना है कि इसमें से जो है हाइट कितने, मतलब ऐसा कौन सा हाइट निकालूं जो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर काम कर सके। जैसे कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम वो स्टैटिस्टिक्स जनरलाइजेशन के लिए लगाते हैं कि हम जो सैंपल से डेटा लिए हैं वो हमारा पॉपुलेशन पे जनरलाइज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन हम मतलब क्या? अनुमान लगाना। ठीक है। तो हम अनुमान लगाते हैं कि जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है एक हम डेटा उठाते हैं यहाँ से, ये जो है हमारा पॉइंट एस्टिमेशन है, ठीक है। एक डेटा एक रिसर्चर उठाता है और वो एस्टिमेट करता है कि हम जो है अगर डेटा नंबर 4 पे काम करेंगे तो हमारा एस्टिमेशन सही आएगा, ठीक है। हम अपने डेटा को अच्छे से एस्टिमेट कर पाएंगे। और एक जो है पॉइंट करके नहीं, इंटरवल करके लगाता है, ठीक है। एक रिसर्चर जो है इंटरवल यूज कर रहा है अपने रिसर्च में, दोनों अनुमान ही लगा रहा है, लेकिन ये जो है अनुमान लगा रहा है फिगर को, मतलब इसको देखते हुए ये अनुमान लगा रहा है कि पॉइंट एस्टिमेशन 4 होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेशन में क्या करते हैं कि एक इनका ग्रुप बना देते हैं। इंटरवल पढ़ा है ना हमने, इंटरवल कैसे होता था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यस मैम, फर्स्ट और लास्ट डाटा पता है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे एस्टिमेशन लगाना हो, एस्टिमेशन प्रोसेस यूज करना हो, मुझे अनुमान लगाना हो अपने रिसर्च में, तो आप कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? एक इंटरवल लगा के, ठीक है, ये एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन आपका 2 तरह का है, एक है पॉइंट और एक है इंटरवल, ठीक है। तो अगर आप एक रिसर्चर है तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है कि डायरेक्ट एक नंबर को लगा करके पॉइंट एस्टिमेशन करना, कि एक इंटरवल बना करके जो है हमको एस्टिमेट करना? कौन सा, अगर आप एक रिसर्चर होते तो किसको अच्छा मानते, पॉइंट एस्टिमेशन को अच्छा मानते कि इंटरवल एस्टिमेशन को अच्छा मानते? इंटरवल बना के काम करना कि एक नंबर निकाल करके उसके ऊपर काम करना? इंटरवल। वैसे तो इंटरवल ही बनाना चाहिए। इंटरवल, क्योंकि ये क्या है, एक ये सिस्टमैटिक प्रोसेस में चल रहा है ना, इससे डेटा ज्यादा क्लियर हो रहा है। जैसे हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या करते थे, अगर हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनस होता था तो उसको हम सब ग्रुप बनाते थे ना, स्ट्राटा बनाते थे छोटा छोटा। उसी तरह हम इंटरवल में भी ऐसे ही करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें एक स्ट्राटा एक जो है इंटरवल बना करके जो है हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरवल बना के काम कर रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। अगर हम एक इंटरवल बेसिस पे, तो ये डेटा ज्यादा क्लियर है ना।
यस मैम। क्योंकि एक सिस्टम से आ रहा है, एक इंटरवल से, मतलब एक सिस्टम से आ रहा है। लेकिन अगर हम पॉइंट एस्टिमेशन को देखें तो हमें जो सा भी डेटा लग रहा है कि नहीं ये सही है, एक कोई सा भी एक डेटा को निकाल के हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेशन को अच्छा एस्टिमेशन नहीं मानते हैं, तो इसीलिए ये जनरली यूज नहीं होता है। लेकिन क्योंकि रिसर्च बहुत तरह से कर सकते हैं, बहुत तरह का रिसर्च होता है, तो पॉइंट एस्टिमेशन का भी किसी किसी रिसर्च में रोल होता है। लेकिन अगर हम अच्छे एस्टिमेशन का बात करें तो यही हमारा जो है इंटरवल होता है। अच्छा एस्टिमेशन जो है हमारा इंटरवल होता है। तो एस्टिमेशन क्या हुआ, एस्टिमेशन जो है हम दो तरह के एस्टिमेट हुए आपके। ठीक है, कि ये एक हो गया आपका पॉइंट, एक हो गया आपका इंटरवल। ठीक है, पॉइंट में क्या है कि हम एक एक डेटा के ऊपर काम करते हैं, इंटरवल में क्या है कि हम डेटा को इंटरवल के बेसिस पे काम करते हैं। इतना सबको समझ में आया? एस्टिमेशन ये देखिए, ये अनुमान लगाना है। अनुमान हम दो ही तरह से लगा रहे हैं, एक डायरेक्टली लगा रहे हैं, एक इंटरवल बना के लगा रहे हैं। इतना समझ में आया कि सबको? यस मैम। ठीक है, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यही दो तरीका होता है। एक एस्टिमेशन पे हम एस्टिमेशन के ऊपर काम करते हैं, और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो एक गुड एस्टिमेटर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए? अगर एज अ रिसर्चर हम एस्टिमेशन का बात करें अपने पॉपुलेशन पे, सिस्टमेटिक होना चाहिए मैम। सिस्टमेटिक होना चाहिए। चलिए, ये तो प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए? अगर हम किसी चीज को पॉपुलेशन पे लागू कर रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए देख रहे हैं, कोई अनुमान लगा रहे हैं, तो हमारा एस्टिमेशन कैसा होना चाहिए? उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? अनुमान ऐसा होना चाहिए ज्यादा जो वेरिएशन नहीं होना सारी चाहिए। वैल्यूज को प्रेजेंट कर सके, इनके आसपास हो, ऐसा ना हो कि चलिए। डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। क्लेरिफिकेशन हो एक उसमें। आपका वर्ड आता है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी होना चाहिए मैम। प्री अगर डाटा लेते हैं और पोस्ट डाटा लेंगे, दोनों एक्यूरेसी नहीं आना चाहिए लगभग। ठीक है, क्योंकि ये काम हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी अनुमान लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं? जो हमने सैंपल से डेटा कलेक्ट Population. किया है वो हम पॉपुलेशन के लिए लगा रहे हैं। तो हमारा एस्टिमेशन कैसा होना चाहिए? एक्यूरेसी होना चाहिए एस्टिमेशन में। और कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो ये देखिए, अनबायस्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट कैसा होना चाहिए? एक्यूरेसी होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये वर्ड्स दे रही हूँ। एक्यूरेसी, अनबायस्ड, और कोई बताइए? कंसिस्टेंसी। रिलायबल। हाँ, Reliable. कंसिस्टेंट का मतलब ही हो गया रिलायबल। कंसिस्टेंट, ये मतलब ही हो गया इसका रिलायबल। Validity. वैलिडिटी, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है आपके एस्टिमेशन को डिनोट करते हैं। एस्टिमेशन हम किस लिए करते हैं? To अनुमान। generalize the sample study for population. हाँ, सैंपल स्टडी फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, इसका भी एक वर्ड होता है जिसको हम कॉन्फिडेंस, देखिए यही इंटरवल को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। क्लास का टाइम हो गया क्या? अच्छा, टाइम खत्म हो गया। चलिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं आपको कल बताऊंगी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है और स्क्यूनेस क्या होता है और ये सारा कुछ। लेकिन आज का क्लास किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मुझे बता दीजिए, ताकि आज का क्लास समझना बहुत जरूरी है आपको। आज आपको मैं क्या क्या पढ़ाई? चलिए एक बार रिकैप करते हैं उसको। आज क्या क्या पढ़ा हमने? स्टैटिस्टिकल स्टेट, डिस्क्रिप्टिव और Inferential. डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। रेंज। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? Tool to रॉ डाटा को आगे interpret. बढ़ाने के लिए जो एक्यूरेट अपने conclusion पे पहुंचना। बनाते हैं उसको स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिक क्या होता है? जो हम अपना डेटा, जो हमारे पास डेटा है, चाहे हाइट का हो, वेट का हो, चाहे हमारे रिसर्च का डेटा हो, उसको समराइज करना, एक जगह पे लेके आना,
फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं हम, जितना भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सैंपल उसको पता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मैम रो डाटा होता है हमारे पास, हम उस पे काम करते हैं। ठीक है, और describe the मीडियन मोड features निकालते हैं मैम of डिस्क्रिप्टिव में। sample. ठीक है, और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या काम होता है? पूरे पॉपुलेशन पे इसकी टेस्टिंग करते हैं काम हम करेगा या नहीं हाँ। मैम वो जो पॉपुलेशन में काम करेगा या नहीं करेगा उस पे हम दोबारा टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में ये मेनली जो है ये हम सैंपल के ऊपर काम कर रहे हैं और इसका काम हमारा पॉपुलेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, कि ये जो हमने सैंपल टेस्टिंग मतलब हम कर रहे हैं वो हमारे पॉपुलेशन पे लागू होगा या नहीं होगा, जनरलाइज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड किसके सॉरी स्टैटिस्टिक के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सैंपल। एस मैम सैंपल। सैंपल। और पॉपुलेशन किसके लिए करते हैं यूज? पॉपुलेशन को पैरामीटर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है आपका? मीन, मीडियन, मोड और ये डेविएशन। ये मेजर ऑफ स्प्रेड मतलब होता है फैलना। ठीक है, अभी आप लोग कल मैं आपको पढ़ाऊंगी ये स्प्रेड, तो यही आपका रेंज है, यही वेरिएशन है, यही स्टैंडर्ड डेविएशन है कि मीन, मीडियन, मोड जो आपने निकाला, एवरेज वैल्यू जो निकाला, उससे आपका डेटा कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, कितना फैल रहा है डेटा आपका। हो सकता है ना कि प्लस की तरफ ज्यादा फैल रहा हो, डेविएशन प्लस की तरफ ज्यादा हो, या हो सकता है कि किसी बच्चों को आपके मतलब जैसे मैंने आपका रिसर्च का एग्जाम लिया तो बच्चों को बहुत कम नंबर आए, तो किस तरफ जाएगा डेटा, माइनस की तरफ कि प्लस की तरफ? माइनस की तरफ। ठीक है, तो डेविएशन का स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, कि डेटा किस तरफ ज्यादा जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रेड जो हम निकालते हैं, जो डेटा का फैलना हम निकाल रहे हैं, वो 3 तरीके से निकालते हैं। एक है रेंज। रेंज का क्या था फॉर्मूला? Largest item हाईएस्ट नंबर से माइनस कर दिया लोएस्ट नंबर। मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फॉर्मूला नहीं पता करना है, बस ये आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। ठीक है, वेरिएंस भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह ही है, ये भी स्प्रेड का ही काम करता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो जो स्प्रेड जो फैलना है माइनस की तरफ और प्लस की तरफ, ये 3 तरीके से हम निकालते हैं स्टैट्स में, चाहे तो रेंज, चाहे तो वेरिएंस, चाहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मैम ब्रीफली बोल सकते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस? देखिए वेरिएंस जो हम निकालते हैं ना, वो कल मैं आपको बता दूंगी, कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना बेल कर्व। ठीक है, कल हम बेल कर्व पढ़ेंगे, तो जब बेल कर्व मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तो उसमें इन सब चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए ये मैं आपको पढ़ाई आज। ठीक है, कल हम बेल कर्व पढ़ेंगे, बेल कर्व से भी क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स में, तो कल हम उसको पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी आपकी। बस ये बताइए, ये समझ में आ गया ना कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम 3 चीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। मीन क्या डिनोट करता है? एवरेज ऑफ द मीडियन क्या डिनोट करता है? मिड वैल्यू। मोस्ट वैल्यू। मोड क्या डिनोट करता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। फ्रीक्वेंट वैल्यू जिसकी ज्यादा है। वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। और स्प्रेड में क्या क्या है? 3 चीज, कौन कौन सी चीज है? रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्प्रेड को हम लोग कैसे देखते हैं? रेंज से नहीं, तीनों से ही देखेंगे ना मैम, स्प्रेड में कौन से वैल्यू को पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव, हाँ, तो जो वो भी मीन जो है, मीडियन से हम देखते हैं कि हमारा स्प्रेड किस तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है या प्लस की तरफ जा रहा प्लस की है। तरफ। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर डेटा है आपके पास, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? माइनस का होगा, मीन का होगा, पॉजिटिव का ही होना चाहिए का ना, होगा? मतलब मिडिल वाला मीन। मीन वैल्यू।
जो एवरेज वैल्यू होगा वो हमेशा आपका क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट अच्छा उसके ऊपर हो। एवरेज वैल्यू आपका एक्यूरेसी आएगा मैम। एवरेज वैल्यू हमेशा आपका, देखिए हमेशा तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन जब कोई नॉर्मल कर्व बनाते हैं हम ऐसे, चलिए अभी नहीं बना, चलिए इसको कल ही मैं बताऊंगी आपको। ये इतना क्लियर है ना? कोई तो ऐसा नहीं है जिसको कोई डाउट हो अभी भी? किसी का भी कोई डाउट हो? मैम ईच स्लाइड थोड़ा 3 सेकंड के लिए शो करेंगे, कौन सा? सभी मे- स्लाइड थोड़ा 2-3 सेकंड के लिए। ये वाला? ईच स्लाइड, सभी स्लाइड आज जो हुआ है थोड़ा। अच्छा, सभी स्लाइड्स को शो करना है। अच्छा कोई नहीं, ये कल एक बार फिर से मैं करवाऊंगी रिवीजन आपको, कल फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगी इसका, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, चलिए चलिए फटाफट लीजिए, फिर मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना है। जी मैम, चेंज कर सकते हैं जी। जी नेक्स्ट। मेन में ही अटक गया स्क्रीन। हो गया आपका? जी जी, मेन मीडियन मोड हो गया। मीन मीडियन मोड हो गया। जी, रेंज भी होगी। जी मैम। ठीक है, ये नहीं लेना है आपको। चलिए चलिए, आज का क्लास इतना समझ में आया सबको? यस मैम।